नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज एक मरतबा फिर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। कश्मीर में बारामूला से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिराजुद्दीन मल्ला को किडनैप कर लिया गया है और उसके साथ साथ राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे। कोविड-19 के मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज 11 लोगों की मौत हुई है। 11 से 11 का ताल्लुक कश्मीर से था, लेकिन कोविड की मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पॉजिटिव मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम का आगाज़ हम करेंगे विकास की रफ्तार, यानी जो पहले रियासत थी अब यूटी बना है जम्मू कश्मीर, उसमें जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसकी रफ्तार किस तरह से चलती है ये हम आपको बताएंगे। बफलियाज से मंडी तक ये पिछले 50 सालों से सड़क बन रही है। 42 करोड़ रुपया इस सड़क पे लग चुका है। इवन के हाउस के अंदर भी इस सड़क को लेकर के ज़ोरदार हंगामा होता रहा है। MY तारिगामी जो CPIM के नेता हैं, उन्होंने हाउस के अंदर कई मरतबा इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। अब 42 करोड़ की इसकी लागत थी, 42 करोड़ खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक सड़क का निर्माण नहीं कर पाई है। कितनी चिंता की बात है। और विकास की रफ्तार, पेस क्या है डेवलपमेंट की, ये सोच के हर एक व्यक्ति चिंतित होता है। और ये दोनों स्टेट्स, क्षमा कीजिए, ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ ये LOC के साथ लगते हैं। निरंतर यहाँ पर पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को सुविधा देने में सरकार कितनी सक्षम है। आइए कुछ लोगों से हमने बातचीत की, देखते हैं उनका क्या कहना है। मेरा भतीजा कदे इस वक्त तेरो फर्जी बिल निकलेगा तो हाथ ऊपर करो। PWD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, जिला इंतजामिया, जिला इंतजामिया, जिला इंतजामिया। जैसा कि यहाँ पे इस रोड जो बफलियाज था फागला मंडी रोड है, ये तकरीबन लगभग 52 किलोमीटर है। और इसकी जब हमने अब आज जो अंडर कंस्ट्रक्शन जब इसका काम चल रहा है, जो वाइडनिंग का हर मतलब जो भी आज चल रहा है, इसके मतलब जब पीछे की मालूमात हमने हासिल की तो हमने देखा कि यहाँ पे हज़ारों करोड़ जो है मतलब यहाँ पे पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया गया। लेकिन जब हमने इसकी विज़िट की देखा और यहाँ पे टोटली जो है ये फेलियर है। कहीं हमें आउटपुट नज़र नहीं आया, ये पैसा गया कहाँ, लगा कहाँ। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि जो भी इसके ऊपर फंड्स यूटिलाइज़ किए गए हैं, कम से कम ये सुनने में सही फरमाया आपने कि लगभग 40-45 साल हो गए इस काम को अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हो रहा है। मैं उन कंपनी को ब्लेम करूँगी इस चीज़ के लिए कि अगर गवर्नमेंट के फंड से पैसा आ रहा है तो उसके यूटिलाइजेशन का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अभी तक इतने साल हो गए इस रोड को अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये तो गवर्नमेंट का ही लॉस है। वो फंड किसी और खाते में डाल के लोगों को बेनिफिट दिया जाए, नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है। या तो फिर इसके ऊपर एक जानकारी बिठानी चाहिए कि वो पैसा किस खाते में गया है। अगर अभी तक काम 40-45 सालों से अभी तक नहीं हुआ है तो फिर इतना हज़ारों करोड़ रुपए जो खर्च सुनने में आ रहा है कि हो गया, तो वो किस खाते में गया उसका भी पता चलना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि ऐसा अगर रिस्पांस मिलेगा तो फिर सही कहा आपने, ऐसा ही आएगा रिज़ल्ट। मैं अपील करना चाहूँगी कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी उन लोगों को पनिश किया जाए जो लोग ऐसे फंड्स लेके तो उसका यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, वहाँ पे कुछ पंच सरपंच ने बताया कि हाउस के अंदर भी जब कटमोशन की बारी आती है, जिन लोगों ने प्रोसीडिंग कवर की होगी उनको पता होगा कटमोशन क्या होता है। उस कटमोशन में भी गलत जानकारियां दी गई हैं। ये कटमोशन था मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का, जो कुलगाम से जीत करके आते हैं और हाउस के अंदर उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि ये सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा, कितना खर्च हो रहा है। उसमें भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। आइए देखते क्या कहना है। बदकिस्मती है, इस रोड के लिए मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ ली। बफलियाज से मंडी तक 52 किलोमीटर रोड
जो 2006 में कट मोशन में एम वाई तारागामी के सवाल के जवाब में डिपार्टमेंट ने एक झूठा रिकॉर्ड प्रोवाइड किया था सरकार को कि ये कट मोशन है 2006 का। इसमें बाकायदा लिखा गया है कि किलोमीटर 0 से 27 किलोमीटर बफलैज साइड से रोड ट्रैफिकेबल है। हम जहां इस वक्त खड़े हैं ये किलोमीटर 17 है और इसमें आप सामने देखेंगे कि अर्थ कटिंग अभी भी बाकी है मल्ला राथरा वार्ड नंबर 3 कलगटल में। इसमें 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया गया है 2006 के। और मैंने इसमें कई बार आरटीआई लगवाई, आरटीआई का कोई भी इन्होंने मुस्बत जवाब नहीं दिया और इनके पास 2006 के पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि इस काम का, इस रोड का जो संग बुनियाद था वो 1970 में बाकायदा रखा गया है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है और बफलैज से लेके हमने यहाँ तक इसका मायना किया है और किलोमीटर 12 से लेके किलोमीटर 19 तक बफलैज साइड से आप देख रहे हैं, आपने इस रोड को खुद विज़िट किया है। हम गुलिस्तान न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं कि इतनी दूर से पुलिस से उनका नुमाइंदा आके यहाँ हमारे मसले मसाइल देख रहा है। हम उनको सलाम करते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी वसादत से हमारी आवाज़ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचे। इस बाबत हमने एक्सियन जो कंसर्न एक्सियन अधिकारी हैं R&B डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत की और उनका ये कहना है कि 42 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। वो कहीं ना कहीं पैसिफाई करने का प्रयास कर रहे थे कि काफ़ी हद तक ब्लैक टॉपिंग भी हो गई है, लेकिन अंत में उन्होंने भी ये माना कि निर्माण कार्य मुकम्मल नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रफ्तार कैसी है और विकास कैसा है। ये जो बफलियाज से फागला और बंडी रोड है 52 किलोमीटर्स, नो डाउट कि इसका आगाज़ काफ़ी पहले हुआ था, लेकिन तब ये पार्ट्स में बनाई गई थी और बफलियाज से सपोज़ 10 किलोमीटर तक ये आगे एक हैबिटेशन है फजलाबाद, वहाँ तक ये रोड थ्रू की गई थी। फिर मंडी से आगे बाइला तक ये रोड थ्रू की गई थी। तो वो बाई पार्ट्स उस वक्त काम शुरू हुआ था, ये किसी मेजर प्रोजेक्ट में सेंक्शन नहीं थी। लेकिन इस रोड की इंपॉर्टेंस को देखते कि 2009-10 में ये CRF में सेंक्शन हुई, तो पहली बार किसी अच्छे प्रोग्राम में रोड आई, तो उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। तो फिर इसका मेजर वर्क जो है इस वक्त ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और ऐसा नहीं है, इसमें मोस्टली रोड जो है वो ट्रैफिकेबल है। देखो जी, ये 52 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट जो है ये 42 करोड़ में सेंक्शन हुआ और वो 42 करोड़ खर्च हो गए हैं। मोस्टली रोड जो है इसमें 25 किलोमीटर रोड ब्लैक टॉप हो चुकी है, बाकी रोड जो है वो फेयर वेदर है। बहुत कुछ स्ट्रेचेस में रोड जो है वो सिंगल स्टेटस पे है। तो रोड जो है जब यूज़ में आती है तो उसमें डैमेजेस हो जाते हैं, वैसी पोजीशन है, अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिंग में एक्चुअली इसमें तकरीबन 50% रोड में ब्लैक टॉपिंग नहीं हो पाई है। वो ये है कि ये प्रोजेक्ट कास्ट ओवररन हो गया। 52 किलोमीटर्स के लिए 42 किलोमीटर्स कम कास्ट थी। इसमें बहुत से लैंड कंपनसेशन के इश्यूज़ थे, फॉरेस्ट कंपनसेशन के इशू थे, स्ट्रक्चर कंपनसेशन के इश्यूज़ थे, जिन इश्यूज़ की वजह से ये रोड जो है ये इसमें डिले इन्वॉल्व हुआ। बहुत सी लिटिगेशन चलती रही, आज भी इट्स स्टिल अंडर लिटिगेशन। यहाँ अभी भी 125 मीटर एक स्ट्रेच है जिसको हम थ्रू नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे भी लिटिगेशन चल रही है। तो हम वो केस परस्यू कर रहे हैं, लेकिन केस अभी सेटल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसमें दिक्कतें आई हैं और डिले जो इन्वॉल्व हुआ उसी की वजह से कास्ट एक्सकेलेट हो गई। इसका जो रिवाइज प्रोजेक्ट है हमने बना के अब भेजा हुआ है लैंग्वेजिंग में, तो अगर हमें वो पैसे मिलते हैं तो हम ये बाकी पोर्शन में ब्लैक आउट करते हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर्स की, नीड बेस्ड वर्कर्स की। हमने यूँ देखा होगा कि लोगों को 30-30 साल हो गए बतौर डेली वेजर काम करते हुए, लेकिन उनको रेगुलराइज नहीं किया है। लेकिन आज हमने उन लोगों से बात की, उनके ज़ख्मों को जानने का प्रयास किया, उनके हृदय में जाकर के कोशिश की। जो लोग बतौर डेली वेजर्स 30-35 साल सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए, यानी उनको रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद ना तो उनको कोई ग्रेच्युटी मिलने वाली है, ना ही उनकी कोई पेंशन मिलने वाली है, ना ही कोई उनका रुका हुआ पैसा। लेकिन बदकिस्मती देखिए इन लोगों की, इतनी देर तक, इतने दशकों तक बतौर डेली वेजर काम करने के बाद भी उनको रिटायर कर दिया जाता है क्योंकि 60 साल उनकी उम्र हो गई है, लेकिन नियमित नहीं किया जाता है। खैर, अगर नियमित किया होता तो शायद उनको थोड़ी बहुत पेंशन भी मिल जाती और वो गुजारा कर सकते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये कैसे पॉलिसी प्रोग्राम है, किस तरीके से सरकार चलती है, ये समझ से बाहर है।
बरसों से पीएचई में काम कर रहे थे, 30-35 साल काम किया और इस मुश्किल के दौर में, कोरोना वायरस के दौर में ड्यूटी बड़े अंजाम से हमने निभाई। लेकिन अचानक हमें रिटायरमेंट का आर्डर दे दिया और वो भी अप्रैल में रिटायर कर दिया, तो जून जुलाई तक हमें ड्यूटी ली गई और कुछ मिला नहीं। जो हमारा मसला जो है, जो हमारा बकाया जात है वो मिले, ऊपर से गवर्नमेंट और कुछ दे दे। हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार रहेंगे। हम गवर्नर साहब से, हुकूमत से पुरजोर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कुछ बने और हम गरीबों का कुछ सोचें, वरना हमारा जो मुस्तकबिल है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। हमारे बच्चे दर दर हो जाएंगे। हम क्या करें? कुछ नहीं दिया जी, 7,500 700 तनख्वाह दे रहे थे बस, वो भी महीने साल में 2 बार या 3 बार मिलती। अब यही चाहते हैं हम जनाब, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ न कुछ नज़र अनायत हो, कुछ मिले, जो हमारी तनख्वाह बकाया है वो दे दें, ऊपर से कुछ और अगर इंसाफ हो तो दे दें। दर्शकों, अक्सर हम देखते हैं कि आए दिन डेली वेज और कैजुअल लेबर, नीड बेस, कॉन्ट्रैक्चुअल, ये लोग हड़ताल करते हैं और बार बार सरकार से आग्रह करते हैं कि उनको नियमित किया जाए। अमूमन हमने ये सुना है कि सरकार लिस्टें बना रही है उन लोगों की जिनको नियमित किया जाना है, यानी रेगुलराइज करने के लिए लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे डॉक्यूमेंट पहले से लिए गए थे और इनकी लिस्ट इसलिए तैयार की जा रही थी कि इनको रिटायर्ड करना है और रिटायर्ड का नोटिस भी निकाल दिया गया। सर हमें भी मतलब 30-35 साल से हम ड्यूटी करते आए रहे हैं इस वक्त तक। किस महकमे में? पेची में। और आज हम रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा भी जो बकाया चाहते वो हमें मिलना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे दर बिदर है, इस वक्त हमारा कोई गुजारा नहीं है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो बकाया चाहते हो हमें मिलना चाहिए। तो दर्शकों, हमने इनके लीडर से बातचीत की, जानना चाहा कि आखिर इन लोगों का क्या बनेगा, इनका फ्यूचर क्या है। आप सोचिए कि एक ही जगह पर, एक ही महकमे में अपने 30-35 साल देने के बाद जब उनको रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर करने में उनको किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हमारी यहाँ आज एक बड़ी समस्या आन पड़ी है किश्तवाड़ में, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि हमारे जो 60 साल के जितने भी हमारे जो कैजुअल लेबर्स, जो डेली रेटेड वर्कर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी, और हमारे खसूसन पीएचई की मैं बात करूं तो हमारे किश्तवाड़ डिवीज़न में 1450 एम्प्लॉइज़ जो है वो काम कर रहा था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे साथी जो हैं, जिन्होंने 30-30, 35-35 साल अपनी सर्विस देने के बाद आज उनके हाथ में रिटायरमेंट का कागज़ जो है वो थामा है सरकार ने। लेकिन सरकार, हम मानते हैं कि सरकार की ये एक पॉलिसी है कि 60 साल आयु होने के बाद हर एक को रिटायर होना है। लेकिन इससे पहले सरकार को ये कम से कम ये सोचना चाहिए था, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को ये सोचना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में जितने भी अस्थायी कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए हमने कुछ पैकेज का अनाउंसमेंट करना चाहिए, या तो इनके लिए पेंशन लागू करनी चाहिए और जो बकाया वेतन है उसको वागुजार करना चाहिए था। लेकिन आज जो उम्मीदें जागी थी, जो पॉलिसी हमारी जो SRO 520 निकला था, उसमें भी हमने अमेंडमेंट करने की बात पहले भी कई बार कही। लेकिन आज जो है उस SRO को भी इनकी एक आशा जगी थी कि SRO 520 हम पर लागू हो जाए और हम भी वेतन जो है कम से कम महाना जो है 20-25 हज़ार रुपया अपने परिवार को कमा कर दें। लेकिन 35 साल 40 साल सर्विस करने के बाद आज इनको बगैर किसी वेतन के और बगैर किसी तनख्वाह के आज इनको घर रुखसत सरकार कर रही है। दर्शकों, हमने कारगिल हिल काउंसिल से CEC यानी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर से बातचीत की, फिरोज खान से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इन दिनों लद्दाख सुर्खियों में है, चाहे इंडिया चाइना के रिलेशन को लेकर के हो या फिर यूटी बनी है उसके बाद कारगिल और लेह के बीच में जो डिफरेंसेस हो। आज हम चर्चा करेंगे। हिल काउंसिल कारगिल के CEC फिरोज खान हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, आपका स्वागत है। हेलो सर, थैंक यू जी। सबसे पहले सवाल ये है कि जब यूटी बनी थी
तो तब ये आपसे वादा किया गया था कारगिल वालों से कि हेडक्वार्टर कारगिल में भी होगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद साहब, आपका कहना दुरुस्त है कि जब से यूटी से पहले भी आपको मालूम है कि जब डिविजनल स्टेटस जो दिया गया था लद्दाख को, उसमें पहले जो एक SRO निकला 110, उसमें उन्होंने लिखा था कि हेडक्वार्टर एट लेह। तो उस पर करगिल वालों ने काफ़ी एतराज़ किया, उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद फिर उस SRO को रिवोक करके एक नया SRO आया 120, जिसमें यह कहा गया कि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस विल बी ऑन रोटेशनल बेसिस। तो वो एज इट इज़ है आपका, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर का नोमेनक्लेचर यूटी बनने के बाद भी डिविजनल कमिश्नर ही है। तो हम आज ये मान के चलते हैं कि जो SRO 120 है वो लेटर एंड स्पिरिट वो एज इट इज़ है। तो उसमें SRO में ये भी लिखा है कि ये जो आपका रोटेशनल होगा डिविजनल कमिश्नर का हेडक्वार्टर, एक तो नंबर वो है। उस पर हम लोगों ने काफ़ी एतराज़ किया। तो उसमें बाद में यहाँ पे उसका ऑफिस भी खुला, फिर डिविजनल कमिश्नर का बीच में आते जाते भी रहते थे। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जब डिक्लेयर किया गया आपका 1 नवंबर से यहाँ पे जब शुरू हुआ, तो पहले ही हमने यूटी डिक्लेयर होने के बाद भी करगिल वालों ने ये कहा था कि जब यूटी अगर आपने देना है तो इसका हेडक्वार्टर जो है बोथ साइड, जिस तरह से आपने डिविजनल स्टेटस में किया है उसी तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिसेज भी होना चाहिए, और राज भवन या राज निवास जो है वो इन मूव होना चाहिए। तो उसके बाद जब हमारे ऑनरेबल LG साहब जब फर्स्ट विजिट यहाँ पे किया, तो उन्होंने ये इन प्रिंसिपल उन्होंने ये कहा था कि जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख का जो हेडक्वार्टर है ये लद्दाख है, लद्दाख मीन्स लेह इन करगिल। उन्होंने ये कहा कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हेडक्वार्टर एट लेह। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है दोनों जगह पे यूटी हेडक्वार्टर जो है वो लेह में भी खोलेंगे, रखेंगे और करगिल में भी रखेंगे। तो उसी हिसाब से लैंड वगैरह की तो आइडेंटिफिकेशन हो गई है, बजट में भी कंस्ट्रक्शन ऑफ राजनिवास, पुलिस हेडक्वार्टर, यूटी हेडक्वार्टर वगैरह लिखा गया है। लेकिन अभी तक जो है ऑफिसेस जो है यहाँ से फंक्शन करना बिल्कुल अभी शुरू नहीं किया है, जिसकी वजह से हम बार बार उनसे बोल रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था लेह में, क्योंकि बीच में कोविड का जब सिलसिला हुआ तो उसमें काफ़ी हम लोग आगे पीछे जा नहीं पाए, तो लास्ट टाइम एक विजिट भी मैंने किया। वहाँ पे मैंने LG साहब को पूरा रिमाइंड कराया कि सर ये आपने प्रोमिसेस हैं करगिल वालों के साथ। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी जो है हम अपने उस पर पाबंद हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पहले जो है डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस फंक्शनल करेंगे, और उन्होंने ये कहा कि हम एक एडिशनल कमिश्नर को करगिल में अपॉइंट करेंगे ताकि वहाँ से आपका जो है ऑफिस डिविजनल कमिश्नर का शुरू हो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा विनोद साहब, हमारी मांग अभी भी है और हम इस उम्मीद पे हैं कि जो उन्होंने हमसे वादे किए थे कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों डिस्ट्रिक्ट से चलेगा, हम अभी भी उस पर कारबंद है। जिस पे बिना पर आपको पता है यहाँ पे एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी बना जिसमें 14 पॉइंट था, 14 में से 1 पॉइंट हमारा ये भी था। तो अभी भी हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो जो उन्होंने कमिटमेंट किया, जिस हिसाब से उन्होंने लैंड वगैरह आइडेंटिफाई किया या बजट में प्रोविजन वगैरह रखा तो है, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सेक्रेटरीज यहाँ से काम करना शुरू करें और डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस जो है वो फुली फंक्शनल करगिल में भी हो। जी, लेकिन खान साहब आपको क्यों लगता है कि कारगिल को क्यों बार बार निगलेक्ट किया जाता है? चाहे एक फुल फ्लैश स्टेट थी तब भी कारगिल निगलेक्ट होता था, लेह को सारी तरजीह दी जाती थी। अब यूटी बना, यूटी बनने के बाद आपकी उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन फिर भी आपको निगलेक्ट किया नहीं। मैं आपको इतना क्लियर कहना चाहूँगा विनोद जी, आपको पता है यूटी बनने के बाद हमारी उम्मीदें इतनी नहीं थी। यूटी बनना आपको पता है ना कि हमारा जो डिमांड जो था करगिलियों का हमेशा ये रहा था कि हमें जो है डिविजनल स्टेटस दिया जाए और हम रियासत के तकसीम के टोटली हम खिलाफ थे। तो जब उन्होंने बनाने के बाद हमारी ये डिमांड रखी थी कि आपका हेडक्वार्टर्स वगैरह यहाँ होना चाहिए। आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है कि करगिल को हमेशा निगलेक्ट किया, आज तक करते आए हैं जो भी गवर्नमेंट। हम ये नहीं कहते हैं कि आज बीजेपी का गवर्नमेंट है तो बीजेपी निगलेक्ट कर रहा है। उससे पहले 70 साल से अगर आप हमारे एयरपोर्ट का मसला ले लें, हमारे जोजिला का मसला ले लें, तो 70 साल पुरानी डिमांड है। यानी 70 साल से जो भी पार्टी पावर में रही हो चाहे सेंटर में, तो हमारे साथ हमेशा ये हुआ है सुलूक आपका, और आज भी हो रहा है। तो लेकिन अभी हमें थोड़ा सा उम्मीद है कि शायद वो लोग जिस हिसाब से प्रॉमिसेस कर रहे हैं या जिस हिसाब से ये लोग बजट में पैसा वगैरह रख रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि शायद कुछ जो हमारे चीज़ें खासकर हेडक्वार्टर को लेके कुछ हमें उम्मीद की किरण थोड़ा नज़र आ रहा है। खासकर जो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जो एक मेन फंक्शनल ऑफिस है आपका, तो हमें अभी कल ही आपने रिसेंटली देखा होगा
कि डिविजनल पोस्ट अभी जो लद्दाख यूटी ने जो पोस्ट डिमांड्स किए हैं वहाँ से जेके यूटी से 2-2 साल के लिए डिप्यूटेशन में, उसमें एक चीज़ कॉलम में लिखा है कि 1 एडिशनल कमिश्नर फॉर करगिल टू फंक्शनल दी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस। तो हमें थोड़ा लगता है कि ये लोग डिविजनल कमिश्नर ऑफिस को पहले फंक्शनल करें, थोड़ा सीरियस हैं जी। लेकिन जो कुछ करीब 1 दर्जन डायरेक्टर दिए गए थे आपको, वो भी फंक्शन नहीं डायरेक्टर्स का देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कहना चाहूँगा विनोद साहब, डायरेक्टर का हमें 12 डायरेक्टर्स दिए थे, 6 वहाँ 6 यहाँ, तो 6 में से पूरा तो आए नहीं, 3 यहाँ आए 3 वहाँ आए जिनको चार्ज दे के रखा है आपका। तो ऑफिस तो यहाँ पर डायरेक्टर्स का फुली सेटअप है, मेरे ही कौंसल सेक्रेटरीट में वो ऑफिस हैं, तो आप कभी कभार उनको मीटिंग के लिए वहाँ जाना भी पड़ता है। तो हमें उसमें ये नहीं है कि वो यहाँ नहीं बैठते हैं या काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन अभी जो है हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नया जो सेटअप आपके डायरेक्टर जो है वो डिविजनल जब दिया था हम जे&के गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ होते हुए, उसमें उन्होंने डायरेक्टर्स को क्रिएट किए थे। लेकिन नया जो सेटअप आया आपका यूटी में, इसमें डायरेक्टर का जो पोजीशन वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है अभी आपका ना, क्योंकि आपका काउंसिल भी है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डायरेक्टर भी है। तो हमने तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि डायरेक्टर्स को आप जो है कुछ एक्स ऑफिशियो या सेक्रेटरीज का पावर देके इनको आप कुछ डिपार्टमेंट्स दे दीजिए, ताकि जो ऑलरेडी जो डायरेक्टर्स करगिल में 6 डायरेक्टर्स हैं वो यहीं से बैठ के फंक्शन करेंगे, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का समझिए आपका एक कुछ ऑफिस तो उसी हिसाब से सेटअप हो जाएंगे। तो लेकिन अभी डायरेक्टर्स का वो लोग भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एडवाइजर साहब से भी हमारी बात हुई, तो वो भी इसमें सेटअप में कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर डायरेक्टर को लेके जी। लेकिन आपको भी करीब 2 साल से ज़्यादा हो गया सीईसी बने हुए, जोजिला टनल वहीं की वहीं है, एयरपोर्ट का मामला वहीं की वहीं है, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हेलो जी आप सुन पा रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि आपका भी टेन्योर 2 साल से ज़्यादा हो चुका है एज ए सीईसी, और आपने अपने टेन्योर में जोजिला टनल और एयरपोर्ट को लेकर के क्या किया, कितना यूनियन गवर्नमेंट पर प्रेशर आ? देखिए विनोद साहब, जो एयरपोर्ट वाला मसला है आपको मालूम है, जिस वक्त हम स्टेट के साथ थे उस वक्त हमारे एयरपोर्ट का 2 दफ़ा यहाँ पे सर्वे किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। उसके अलावा जब यूटी बनने के बाद फिर ये जो एयरपोर्ट का सर्वे का है ये दिया गया है अभी आपका इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जो कि सबसे जो कमेटी जिसका फाइनल जब ये रिपोर्ट देते हैं तो ये फाइनल हो जाता है, उस पर कोई फिर दूसरा कोई कुछ उसका कोई कमेंट्स नहीं हो सकता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने काफ़ी प्रेशराइज करके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दे दिया है और 3.5 करोड़ रुपये उनको पेमेंट भी किया है उसके सर्वे के लिए, फाइनल सर्वे के लिए। तो अभी उनका टाइमिंग था यहाँ पे अप्रैल मई में, तो कोविड की वजह से वो आ नहीं पाए। अभी यहाँ से रिमाइंडर भी किया है, तो हमें उम्मीद है कि शायद वो जल्दी आके उसका सर्वे करें, क्योंकि जब तक इसका फाइनल सर्वे हो के एक रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक इसमें पैसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। उससे पहले भी 200 करोड़ हमें रखा गया है, लेकिन इसका सर्वे वगैरह नहीं था जिसकी वजह से ये रुक गया। उसके बाद जोजिला का तो आपको पता है, आपका 2014-15 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, उसके बाद इसकी बिडिंग भी हो गई, फिर कैंसिल हुआ, फिर रीबिडिंग हो गई, फिर काफ़ी लोगों के डिमांड और प्रेशर की वजह से अभी इन्होंने रीबिडिंग फिर किया है। अभी जुलाई एंडिंग तक हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या प्रोग्रेस होता है, क्या नहीं होता है। मतलब हम भी अपनी तरफ से टोटली पीछे लगा हुआ है। रीबिडिंग जोजिला का हुआ, एयरपोर्ट का आपका सर्वे के लिए 3.5 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है, इसका एक रिपोर्ट हो जाए। रिपोर्ट होने के बाद जब रिपोर्ट आए तो फिर हम इसके ऊपर फिर प्रेशर कर सकते हैं। लेकिन तब तक हमारी डिमांड ये है कि रनवे हमारे पास है, छोटे एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। तो हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, पिछली दफा मैं फिर जाके एलजी साहब को कहा कि स्मॉल एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए कोई न कोई प्रबंध आप इस पर कीजिए। फिरोज साहब, एक और शिकायत आ रही है कि लोगों का कहना है कि जो कोविड-19 के दौरान स्टूडेंट्स बाहर से आए थे उनको कंपनसेशन देने की बात की गई, लेकिन वो कंपनसेशन पूरा नहीं दिया जा रहा है। उनके कहा गया था कि आप अपना किराया कर करके आ जाइए, आपको यहाँ पर जी हाँ, वो मैं समझ गया आपका रीइंबर्समेंट, वो आपका रीइंबर्समेंट का हमें परसों जाके 2.5 करोड़ रुपए हमें रिलीज हो गया है। आज 3 बजे मैंने मीटिंग रखा है रीइंबर्समेंट का। सारे लोगों का मैं आपके माध्यम से ये बोल रहा हूँ, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे लोग हो,
जो भी जहां से आया है उनका फुली रीइंबर्समेंट हो जाएगा। आपका एक कमेटी भी हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है, लेकिन रीइंबर्समेंट मींस एक यूनिफॉर्म जो है किराया, जैसे जम्मू से हमने आगे किराया रखेंगे उसी हिसाब से रीइंबर्समेंट किया जाएगा। लेकिन ये है कि उनका ट्रैवलिंग का एक प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो टिकट हो चाहे कुछ भी, कोई प्रूफ प्रोड्यूस करें और उनका सारा पैसा जो है उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। और कल ही हमें इस सिलसिले में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2.5 करोड़ रुपया रिलीज किया है। ये मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आज 3 बजे मीटिंग है इस सिलसिले में, इंशाल्लाह हम एक प्रोसीजर डेवलप करके आज पब्लिक को बता देंगे। और ये लोग अपना जो भी, बहुतों ने इनका जो टिकट्स वगैरह था वो दे दिया है ऑलरेडी डीसी ऑफिस में। जिन्होंने नहीं दिया है, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, वो लोग भी अकाउंट ऑफिसर डीसी ऑफिस में सारे जमा करें। तो एक यूनिफॉर्म जो है हम करके, मिसाल सपोज श्रीनगर से एक यूनिफॉर्म रेट हम रखेंगे, जम्मू दिल्ली से रख के, और अकाउंट किसी के हाथ से कैश नहीं होगा, आपका सीधा जो है पैसा इनके अकाउंट में चला जाएगा। ये हमें 2.5 करोड़ रुपया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आया है आपका। जी खान साहब, एक और बात है, मैं भी वहाँ विजिट किया हूँ कारगिल में। मुझे लगता है कारगिल टाउन की प्लानिंग ठीक नहीं है, और मास्टर प्लान 2032A जो था उसका क्या नहीं, अभी टाउन का आपका टाउन प्लानिंग का आपका नया, हमारा लास्ट टाइम आपको पता होगा इन्होंने एक प्लान ड्राफ्ट किया था आपका हमारा अर्बन डेवलपमेंट ने, और नया पूरा उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स से उनकी जो व्यू पॉइंट लिया है। लेने के बाद अभी एक कंक्रीट एक टाउन प्लान होके हमारे पास सामने आने वाला है जिस पर हम काम करेंगे। लेकिन आपने खुद देखा है कि हमारा टाउन जो है, जो प्रेजेंट टाउन है, वो बहुत कंजेस्टेड है, उसमें ज्यादा प्रोविजन नहीं है। तो अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि जब तक एक नया टाउनशिप हमें नहीं बनता है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे इलेक्ट्रिक आपका पार्किंग का प्लेस हो, चाहे आपका ये जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हो, उसी एग्जिस्टिंग्स में हम इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में पैसा आया हुआ है आपका। तो वो हम करेंगे, और साइड बाय साइड मास्टर प्लान भी अभी हमारा फाइनल होने वाला है। और उस मास्टर प्लान में जो एक तो हमने एग्जिस्टिंग जो हमारा टाउन है उसकी ब्यूटिफिकेशन रखा है, और फर्दर एक्सपेंशन के लिए भी हमने उसमें प्रोविजन डाला है। खान साहब, रिक्रूटमेंट बोर्ड की कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहे? जी जी बिल्कुल, पिछले 9 ये बिल्कुल एक जेन्युइन पॉइंट है आपका, ये एक जेन्युइन इशू है। 6-7 महीने से इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मेरे पास स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आए, तो मैंने उनको इंश्योर किया, और मैंने डीसी साहब से बात भी किया है। तो कुछ आपका मार्च अप्रैल तक, तो आपको पता है इस 2-3 महीने में तो कोविड की वजह से थोड़ा सा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसी में लगा है, आपको पता है। तो अभी मैंने डीसी साहब को पता है, क्योंकि चेयरमैन डीसी साहब हैं, मैंने उनको कहा है कि कम से कम महीने के अंदर ये जो जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए इनके रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैं आज फिर बात करके डीसी साहब से हम ये इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 मंथ जो है ये सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए आपका। आखिरी सवाल, अब काउंसिल के पीछे क्या क्या चुनौतियां, के सामने क्या क्या बड़ी चुनौतियां? बड़ी चुनौतियां आपका ये है विनोद जी, आपका सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस साल आपको पता है जो कोविड महामारी की वजह से हमारे यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर इसका बड़ा असर पड़ा है। सबसे बड़ा असर ये पड़ा कि जो लेबर फोर्स हमारा बाहर से आता था वो बिल्कुल, हमें आप समझिए कि 90% लेबर हमारा बाहर से नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंटल बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे उस पर हमें काफ़ी असर पड़ रहा है। और इस साल हमारा कैपेक्स का प्लान आपको पता है 225 करोड़ हमारा प्लान है, लेकिन उतना हम काम इस साल नहीं कर पाएंगे जितना हम हर साल करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे काम हैं, बड़े बड़े काम, वो हम हाथ में लें। और हमारी ये कोशिश है, और जिस पर कमिटमेंट भी किया है आपका एलजी साहब ने, कि जो कैपेक्स का प्लान है वो नॉन लैप्सेबल हो, क्योंकि नॉन लैप्सेबल तो पहले होता था, लेकिन जब नया एक नोटिफिकेशन के हिसाब से नॉन लैप्सेबल उन्होंने शो नहीं किया है। लेकिन हमें पूरा यकीन है, क्योंकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि जो काउंसिल का जो पैसा होगा दैट विल बी नॉन लैप्सेबल। तो हमारी एक बड़ी कोशिश रहेगी कि जो वो पैसा नॉन लैप्सेबल हो, क्योंकि इस साल जेन्युइन भी है, कोविड की वजह से काम जो अभी अभी हमारा शुरू हो रहा है और लेबर नहीं आ रहे। तो एक हमारा ये बहुत बड़ा चुनौती है। दूसरा जो सप्लाईज जो हमारे पास विंटर स्टॉकिंग का होता है हमारा वो बड़ा एक चुनौती है हमारे पास, कि वो टाइम पे हमें आपका जो है स्टॉकिंग हो। एक वो है आपका, दूसरी बात है हमारा जो एयरपोर्ट का सर्वे, हम इस साल कम से कम किसी भी सूरत में हम इस सर्वे को कंप्लीट कराना चाहते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।